तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, जो कि पेपर है हमारा एग्जाम 24 फरवरी 2025 को। थंबनेल में आप ये देख चुके होंगे। पहला क्वेश्चन आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। शुक्ल युग की काल अवधि कब से कब तक है? तो पहला इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। शुक्ल युग की काल अवधि 1900 लेके 1938 तक। इसका ट्रिक हमने आपको पहले ही बता चुका है। इसको याद करने के लिए आप 3 बार 19 को लिख सकते हैं जिसमें 19 और 19 है, और अगर 1919 में अगर आप 19 को जोड़ते हैं तो ये 1938 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि छायावादी उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो छायावादी युग के प्रमुख कवि का जो नाम है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पे है छाया, तो छाया तभी होगा जब हमारे पास दिन होगा। तो इसको इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि छायावादी उत्तर युग के कवि का जो नाम है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? वह है ठूठा आम। कौन सा है? ठूठा आम। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भागवत के शरण में कोई भी इंसान जा सकता है, जैसे ठूठा लंगड़ा कोई भी इंसान जा सकता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? वह है ठूठा आम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर नागेंद्र हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम डॉक्टर नगेंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से आधुनिक काल की विशेषता क्या है? तो वह है हमारे पास जीवन की यथार्थता की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता। यानी कि हम ऑप्शन नंबर ग को टिक कर सकते हैं, जिसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो आप इसको टिक करिएगा। जीवन की यथार्थता भी होती है और बौद्धिकता भी होती है। आधुनिक काल में दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? तो यह है हमारे पास विद्रोही एवं क्रांति की भावना। इसका चारों ही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? इसमें कि मानवतावादी प्रवृत्ति हो सकती थी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पे पूछा गया कि 2 प्रवृत्ति बतानी है, तो इसलिए हम विद्रोह एवं क्रांति की भावना को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से ऋतिक काल के प्रमुख 2 कवि के नाम बताइए। तो इसमें पहले कवि हैं पद्माकर और दूसरे हैं बिहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ग वाला सही है। इसमें दोनों ही कवि आते हैं, यानी कि विकल्प क और ख दोनों ही क्या है? सही है। निम्नलिखित में से ऋतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन कौन से हो गए? पद्माकर और बिहारी। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो वो है मती राम जी। कौन है? मती राम जी। ललित ललाम के रचयिता मती राम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हसी हसी भजो देखी दुल्हा दिगंबर को पहुँचानी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो रस। इसको पढ़ते ही हंसी हंसी भजे, इस वर्ड को याद रखिएगा, हंसना, यानी कि हंसना किस रस में आता है? वो है हास्य रस। किस में आता है? हास्य रस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार। यहाँ क्या पूछा जा रहा है हमसे? अलंकार, यानी कि जो हरि का जो मुख है वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? किसी की उत्प्रेक्षा की जा रही है। क्या है? उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे? इस पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं पूछी जा रही हैं। तो इसमें हमारी 24-24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 24-24 मात्राएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ग वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग को पहले ही बता चुके हैं। उपसर्ग वही होता है जो हमेशा आगे लिखा जाता है। उपसर्ग हमेशा कहाँ लिखा जाता है? आगे, और प्रत्यय हमेशा बाद में। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सुदर्शन में पहले क्या लिखा गया है? स लिखा गया है, सु। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ख वाला सही है, सु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भवानी शंकर में समास। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? समास। तो समास को याद करने का सबसे तरीका है, इसमें 2 वर्ड आ गया, भवानी शंकर, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है? भवानी और शंकर। इसमें 2 वर्ड आ गए हैं, एक है भवानी और दूसरा क्या है? शंकर। ठीक है। तो जहाँ पे और शब्द आता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? द्वंद्व समास। तो भवानी शंकर में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। तो कमल राजीव जलज ये सभी के सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है?
पर्यायवाची। और किसके पर्यायवाची है? ये कमल के फूल। अगर पूछा जाता है कि कमल के फूल के पर्यायवाची लिखिए तो आप 3 लिख सकते हैं। कौन कौन सा? कमल है, राजीव है और जलज है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा और वो है ताभ्य। क्या होगा? तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? वो होगा ताभ्य। भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। क्या ये आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है या विधानवाचक है? तो भगवान तेरा भला करे यह है इच्छावाचक। क्या है? इच्छावाचक है। कोई अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि भगवान उसकी क्या करे? भला करे, तो यह है इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। वह अभी बैठ नहीं सकता वाक्य का भाववाचक रूप में भाववाच्य में रूप होगा। भाववाच्य में क्या होगा? भाववाच्य मतलब क्या है? उसको बहुत ही सरल भाषा में कैसे हम लोग बोल सकते हैं? तो वह अभी बैठ नहीं सकता, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? उससे अभी बैठा नहीं जाता, उससे अभी भी बैठा नहीं जाता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो इसमें है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हैं शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम। वह कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर इसको लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि विष्णु जी ही ने ईश्वर के बारे में बताया था। विष्णु को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, शंकर को भी। निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक हैं। निम्नलिखित में से नाटक विधा के लेखक कौन है? ये हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इसका आंसर क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो तीसरे का हमारा क वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं वो है रामकुमार वर्मा। कौन है? रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो जो आपको सबसे कम समय लगेगा आप उस पर टिक करके चले आइएगा। जैसे देखिए 1850 क्या है यहाँ पे सबसे कम समय दिख रहा है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? 1850 ईस्वी से। ये 18वीं शताब्दी में ही हो चुका था, 18वीं शताब्दी में। तो सबसे कम जो आपको आंसर दिखेगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा, ठीक है। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक है? तो आधुनिक, ये वर्ड याद रखिएगा, आधुनिक में अभी तक या वर्तमान तक। अगर ये वर्ड दिख जाएगा तो इसमें आगमन करके आप टिक करके चलिएगा, कभी भी आप आंसर जो है आपका वो गलत नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों का नाम बताइए। तो रीति मुक्त काव्य धारा में दो कवि के नाम बताने हैं। पहले धनानंद और दूसरे हैं बोधा ठाकुर। यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही है? वो है ग वाला। इसमें पहले और दूसरे दोनों का आंसर क्या है हमारा? करेक्ट है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? नई कविता की प्रमुख विशेषता, कविता की प्रमुख विशेषता वह है हमारी बौद्धिकता की प्रधानता। क्या है? बौद्धिकता यानी कि समझदारी की प्रधानता। अब की जो कविता है उसमें क्या है? बौद्धिकता, उसमें स्पष्टीकरण बहुत ही अच्छे से किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। से क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य और ये अज्ञेय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु, भारत शब्द से याद करने का ट्रिक इसमें क्या है? आधुनिक। भारत शब्द से आप क्या याद कर सकते हैं? आधुनिक। आपका जो युग है वो किस तरह का युग है? वो आधुनिक युग है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? वो है ग वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नाना नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पुद कर को बहु बाहु। इसमें क्या है कि पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो रस इसमें क्या है कि इसको पढ़ने, जब आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्या आएगा? हंसी आएगा। तो एक तरह का क्या है? हास्य रस है। क्या है? हास्य रस। जैसे ही आपको पढ़ेंगे इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अगला क्या है हमारे पास? यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए। अभी इस क्वेश्चन में क्या हमको अलंकार पहचानना है? क्या पहचानना है? अलंकार। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? किसी का
किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है। इस अलंकार में क्या हो रहा है, किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है कि किसी का जो माला है वो बिखर गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाएगी जहाजी है वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहाँ पे शिवाजी के बारे में बोला जा रहा है, जो कि 23 मार्च को उनका जन्म तिथि भी था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो होगा वो होगा रोला। इस पंक्ति में छंद पूछा गया था और ये किस तरह का है, ये रोला। तो इसको याद कर सकते हैं आप। अगर पूछेगा कि रोला का कोई एक उदाहरण देकर समझाइए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से नीर उपसर्ग कौन सा, उपसर्ग, ये उपसर्ग आपको दिख गया। उपसर्ग हमेशा कहाँ पे लगता है, आगे। कहाँ पे लगता है, आगे। तो नीर र इसमें क्या आ गया, निर्वाह, इस वाले, यानी कि चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ख वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, भीमा अर्जुन में समास है। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहाँ कभी भी दो लोग आएंगे, यहाँ पे दो लोग कौन कौन आए हैं, एक आया है भीम और दूसरे कौन आए हैं, अर्जुन। इसमें दो लोग आ गए ना, एक आ गए भीम और दूसरे आ गए अर्जुन। तो दो लोगों का कभी भी नाम हो गया तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो 15वें वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ग वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें भीम और अर्जुन आ गए, दो लोग, द्वंद्व। गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा, गरगर शब्द का जो तद्भव होता है वो होता है गागर। क्या होता है, गागर। तो इसको आप याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, तद नपुंसकलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वो है तस्या। क्या है, तस्या। तद का नपुंसक चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या कहलाता है, तस्या। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा सरल है। पहला क्या कह रहा है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। दूसरा है परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तीसरा है जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है। चौथा, व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल